हमारे देश में लाखों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। किसान अपनी जान दे रहे हैं। देश बदहाली की ओर जा रहा है और यहाँ लोग फालतू की बातों में समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे मैं पूछता हूँ, और कोई काम नहीं बचा है क्या इन औरतों के पास जो मी टू का नारा लगाए जा रही हैं? मैं पूछता हूँ कि जिस समय इनका शोषण हुआ तब क्यों नहीं आवाज उठाई? जो अब चिल्ला रही हैं, झूठा प्रचार कर रही हैं, षड्यंत्र रच रही हैं पुरुषों के खिलाफ, और कुछ नहीं, या फिर हो सकता है मीडिया की नज़र में रहने के लिए ये मी टू अभियान से जुड़ गई हो। बंद करो टीवी, कुछ नहीं रखा है इन सब में। झल्लाते हुए सुजीत ने खुद ही टीवी ऑफ कर दिया और फिर रिमोट को एक तरफ फेंकते हुए ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। अच्छा, ये औरतें बकवास कर रही हैं और तुम सारे मर्द दूध के धुले हो क्यों? रोटी को तवे पर पटकती हुई मनोरमा कहने लगी। स्वाभाविक भी है। जिस समाज में एक नारी की चुप्पी को उसकी शालीनता और गरिमामय व्यक्तित्व का मूलाधार माना जाता रहा हो, वहाँ शोषण के विरुद्ध उसकी आवाज़ झूठी ही मानी जाएगी। मनोरमा तल्खी से बोली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर अब 10-15 या 20 साल पुरानी बातों को कुरेदने का क्या मतलब है बताओ? जब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी जो अब चिल्ला रही हैं? मैं ये कह रहा हूँ। शर्ट का बटन लगाते हुए सुजीत बोला। सुजीत की बातों पर मनोरमा को हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। बोली, तुम्हें ये चीखना चिल्लाना लगता है, पर मुझे तो इसमें एकदम हकीकत नजर आ रही है सुजीत। दरअसल गलती सिर्फ मर्दों की ही नहीं, समाज की भी है, जहाँ प्रताड़ित होने के बाद भी औरतों को ही चुप रहने को कहा जाता है। अगर दफ्तर में लड़कियां शोषण के प्रति आवाज़ उठाती हैं तो जॉब चली जाती है, और घरेलू स्त्री ऐसा करे तो इतनी उसकी हिम्मत कहाँ? समाज में औरतों को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती है कि वे शर्म का आभूषण पहन कर रखें, लेकिन पुरुषों के लिए खुली छूट क्यों? महिलाएं क्या पहने क्या नहीं, ये उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, ना कि दूसरों की। फिर वैसे भी शर्म हया देखने वालों की आंखों में होती है सुजीत, कपड़ों या आचरण में नहीं। लेकिन लद गया अब वह जमाना। सच कहूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि भारत के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब मर्द भयभीत दिखाई दे रहे हैं कि कहीं उनके अतीत में किए गए अपराध का पिटारा ना खुल जाए। अभिमान से सिर ऊंचा कर मनोरमा बोली, बहुत दे चुकी सीता अग्नि परीक्षा, अब पुरुषों की बारी है। क्यों? स्त्री सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि उसमें सांस और स्पंदन भी है, और ये बात अब पुरुषों को समझनी पड़ेगी कि नारी का भी अपना वजूद है। वह सिर्फ सहती नहीं, सोचती भी है। मनोरमा की लंबी चौड़ी बातें सुन सुजीत का दिमाग भरना गया, अतः झल्लाते हुए बोला, बस हो गया? अब क्या भाषण ही देती रहोगी या खाना भी मिलेगा? वैसे भी आज मुझे देर हो गई है। खाने की प्लेट सुजीत के सामने रखते हुए मनोरमा बोली, वैसे तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? कहीं तुमने भी तो किसी के साथ? डर तो नहीं रहे हो कि कहीं तुम्हारा भी कोई पुराना राज ना खुल जाए? ये सुनते ही रोटी का कौर सुजीत के गले में ही अटक गया। फिर किसी तरह हलक से रोटी को नीचे उतारते हुए बोला, पप, पागलों की बातें क्यों कर रही हो तुम? मुझे क्यों बिना वजह इन सब में घसीट रही हो? करे कोई और, भरे कोई। मुझे तो बख्श दो, और दुनिया जानती है कि मैं कैसा इंसान हूँ। सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। और दुनिया उन्हें भी जानती है जिनका पिटारा खुला। पता चले कि जनाब ने भी कभी किसी लड़की के साथ। मैं सिर्फ कह रही हूँ। खाने का डिब्बा सुजीत के सामने रखते हुए मनोरमा बोली। मनोरमा की बातों से सुजीत तमतमा उठा। मन तो किया उसका कि खाने का डब्बा उठाकर फेंक दे और कहे कि हाँ, दुनिया के सारे मर्द खराब हैं, सिर्फ स्त्रियां ही पावन पवित्र हैं। मगर उसकी इतनी हिम्मत कहाँ जो मनोरमा के सामने स्त्रियों के खिलाफ कुछ बोले, क्योंकि आखिर वह औरतों की हमदर्द जो ठहरी। किसी शोषित महिला के बारे में कुछ सुना नहीं कि सहेलियों के साथ
मोर्चा लेकर निकल पड़ती है। क्या अब अपने पति पर तुम्हें विश्वास नहीं रह गया? और क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ जो ऐसी बातें बोल रही हो? मनोरमा को लगा कि कहीं सुजीत उसकी बातों को दिल से ना लगा बैठे, इसलिए खुद को शांत कर बोली, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। और क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? चलो अब निकलो ऑफिस के लिए, वरना कहोगे मैंने ही देर करवा दी। वैसे भी आज मेरी जरूरी मीटिंग है, सुजीत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हमेशा की तरह बाय कहकर ऑफिस निकल गया। लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। डर तो उसे सताने ही लगा था अपने भविष्य को लेकर। सोचकर ही सिहर उठता कि अगर मीटू की चपेट में वह भी आ गया तो क्या होगा। मनोरमा तो एक पल भी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, और तो और उसे सजा दिलवाने में भी पीछे नहीं रहेगी। अपने बच्चों की नज़रों में भी उसकी इमेज खराब हो जाएगी। सो अलग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। समाज में बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मीटिंग में भी सुजीत बस यही सब सोचता रहा। ऑफिस के किसी काम में आज उसे मज़ा नहीं आ रहा था और ना ही किसी स्टाफ को वह कुछ काम करने को कह रहा था, वरना तो किसी को ठीक से सांस तक नहीं लेने देता, सबके सिर पर सवार रहता। क्या बात है यार, आज बॉस बड़े चुप चुप लग रहे हैं, ना चीखना ना चिल्लाना, बस चुपचाप जाकर कैबिन में बैठ गए। गुड मॉर्निंग बोला तो कोई जवाब नहीं दिया। कहीं इन पर भी किसी मैडम ने मीटू का केस तो नहीं कर दिया? ठहाके लगाते हुए नीलेश ने कहा तो उसकी बात पर औरों को भी हंसी आ गई। सही कह रहा है यार, वरना तो आते ही हमें घूरने लगते थे, मगर आज नजरें नीचे किए किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। क्या बात हो सकती है? नीलेश फिर बोला, हाँ यार, मुझे तो लगा था डांटने के लिए बुलाया है, पर कहने लगे कि उन्होंने मेरी छुट्टी मंजूर कर दी है। अभिषेक ने कहा तो वहां बैठे सभी हैरान रह गए, क्योंकि मजाल थी जो किसी को वह बिना नाक रगड़ाए छुट्टी दे दे। खैर जाने दो ना, हमें क्या, हो गई होगी पत्नी से लड़ाई और क्या, कहकर सभी अपने अपने काम में लग गए। भरे मन से जैसे ही सुजीत घर पहुंचा, देखा मनोरमा किसी से फोन पर बातें कर रही थी। जोर जोर से कह रही थी, एकदम नहीं छूटना चाहिए वह इंसान। समझता क्या है, भेड़िया कहीं का। बड़ा संस्कारी बना फिरता था, पर चाल चलन तो देखो, नाती पोतों वाला होकर ऐसे कुकर्म, और वह भी अपनी बेटी समान लड़की से। क्या हुआ? धीरे से सुजीत ने पूछा। आ गए तुम? अभी मैं तुम्हें ही फोन लगाने वाली थी। पता है, वे गिरीश जी, अरे हमारे पड़ोसी, उन पर किसी लड़की ने हैरेसमेंट का केस किया है। देखो कितने संस्कारी बने फिरते थे। मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान का मुंह काला कर चौराहे पर खड़ा कर 1000 जूते मारने चाहिए। पता है तुम्हें, उसकी पत्नी तो ये बोल बोल कर चिल्लाए जा रही थी कि वह लड़की झूठी है। मैं तो कहती हूँ कि उसकी पत्नी को भी जेल में डाल देना चाहिए, जो एक अपराधी की अगुवाई कर रही है। गुस्से से अपनी आंखें लाल कर मनोरमा बोली, हो सकता है गिरीश जी सही कह रहे हो, और वह लड़की झूठ। झूठ? बीच में ही मनोरमा बोल पड़ी, अरे वे सच बोल रहे हैं। क्यों? क्या वह लड़की पागल है जो खुद को ही बदनाम करेगी? जरूर कुछ किया ही होगा, तभी तो वह बोल रही होगी। इसीलिए अपराध करके भी मर्द बच निकलते हैं, क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें बचाने के लिए दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। जानती है कि पति अपराधी है, फिर भी सच कहती हूँ, अगर उसकी जगह मेरा पति होता ना, तो मैं उसे ना छोड़ती, जेल भिजवा कर ही रहती साले को। मनोरमा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुजीत के रोंगटे खड़े हो गए। सोचो, खुद की भी बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करे तो छी। अरे औरत क्या कोई सामान है जो जिसका जब मन चाहे इस्तेमाल कर लो बिना उसकी मर्जी के? आज मनोरमा के तेवर देख सुजीत की तो आत्मा ही कांप रही थी। बस मन ही मन यही प्रार्थना किए जा रहा था कि वह इस सब से बचा रहे किसी तरह। अब तुम्हें क्या हुआ? सुजीत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ते देख मनोरमा कहने लगी, हाँ पता है मुझे, तुम्हें भी सुनकर बुरा लग रहा होगा ना। अरे किसी भी शरीफ इंसान को सुनकर बुरा लगेगा, मगर देखो हम उन्हें क्या समझते थे और क्या निकले। किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। भुनभुनाते हुए
मनोरमा रसोई की तरफ बढ़ गई। सुजीत धम्म से वहीं सोफे पर बैठ गया। सोचने लगा कि आज जिस तरह से संस्कारी गिरीश अंकल की थू थू हो रही है, कल उसकी भी बारी ना हो। फिर कैसे नजरें मिलाएगा वह अपनी बेटियों से। गुमसुम सा वह आकर कमरे में बैठ गया। मनोरमा ने पूछा, कुछ खाओगे? बच्चे और मनोरमा तो सो गए। उसकी आंखें अब भी जाग रही थी। अचानक उसके दिल में एक शूल सा उठता, फिर शांत हो जाता। कभी वह अपने सो रहे बच्चों को निहारता, तो कभी एकटक मनोरमा को देखता। आज मनोरमा उसे उसकी पत्नी नहीं, बल्कि चंडिका का रूप लग रही थी, जो छूते ही भस्म कर देगी। इसीलिए वह हॉल में जाकर सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन वहां भी उसे कहाँ चैन। घर का एक एक सामान जैसे उसके मुंह चिढ़ा रहा हो, हंस रहा हो उस पर और कह रहा हो, देख रहे हो कैसी उल्टी गंगा बह रही है। नहीं बच पाओगे तुम भी सुजीत बाबू। देर सबेर ही सही, पर कर्मों का फल तो सबको मिलता है, तुम्हें भी जरूर मिलेगा। उनकी बातें सुनकर वह घबराकर उठ बैठता और लंबी लंबी सांसें लेने लगता। डर के मारे हालत खराब हो रही थी उसकी, पर बताए तो किसे और क्या। सोचकर ही कपकपा उठता कि अगर उसके किए गए गुनाह सबके सामने आ गए तब क्या होगा। उसकी तो बसी बसाई गृहस्थी ही उजड़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों मैं बेकार की बातें सोच रहा हूँ। वो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी, और अगर खोल दिया तो मैं उसे झूठा साबित कर दूंगा। कह दूंगा वही मुझ पर डोरे डाल रही थी। जब दाल नहीं गली तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मगर उसने कोई सबूत पेश कर दिया या गवाह खड़ा कर दिया तो क्या होगा। कौन गवाह? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे खिलाफ बोले। वो खुद से ही सवाल जवाब किए जा रहा था और परेशान हुए जा रहा था। सुनैना के साथ किए गए एक एक अत्याचार आज उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति नाचने लगे। बात 5 साल पहले की है। जिस कंपनी में सुजीत बॉस था, उसी कंपनी में सुनैना भी काम करती थी, पर छोटे पद पर। चूंकि सुजीत सुनैना का बॉस था, इसलिए उसकी मजबूरी थी उसकी हर बात को मानना। गोरा रंग, लंबे घने बाल, मोटी मोटी झील सी आंखें और उसका छरहरा बदन देख सुजीत उसे देखता ही रह जाता। जिस तरह वह उसे नजरें गड़ाए देखा करता, उससे सुनैना एकदम असहज हो जाती और अपने कपड़े ठीक करने लगती। जानती थी वह कि उसे लेकर सुजीत के विचार कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वह अपना काम समय के साथ कर लिया करती, ताकि सुजीत को उसे कुछ कहने का मौका ही ना मिले। फिर भी किसी न किसी बहाने वह उसे अपने कैबिन में बुला ही लेता और घंटों बेमतलब के कामों में उलझाए रखता। जब वह कामों में उलझी रहती, सुजीत लगातार अपनी नजरें उस पर ही टिकाए रखता। आप कितने भी अपने काम में व्यस्त क्यों ना हो, अगर कोई आपको एकटक निहार रहा हो तो आपकी नजरें खुद ब खुद उसकी ओर चली जाती है। ऐसा अक्सर होता है। जब सुनैना की नजर सुजीत पर पड़ती, तब भी ढीठ की तरह वह उसे इसी प्रकार निहारता रहता। हार कर सुनैना ही अपनी नजरें नीची कर लेती या वहां से हट जाती। सुनैना को अब सुजीत के सामने जाने से भी डर लगने लगा था, क्योंकि जिस तरह से वह उसके सीने पर अपनी नजरें गड़ाए रखता, उससे वह सहम सी जाती। सुजीत के डर से ही अब उसने जीन्स टी शर्ट और स्लीवलेस कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। जानबूझकर ढीले ढाले सूट पहनकर ऑफिस जाती, ताकि सुजीत उसे ना देखे, पर उसकी गंदी नजरें फिर भी उसे घूरती रहती। कई बार तो वह जानबूझकर उससे टकरा जाता, फिर भी सुनैना ही सॉरी बोलती। एक बार तो उसने उसके कमर पर हाथ भी रख दिया और फिर सॉरी सॉरी कहने लगा, लेकिन सुजीत ने ऐसा जानबूझकर किया। ये बात सुनैना जानती थी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब भी मौका मिलता, वह सुनैना को यहाँ वहाँ टच कर देता और बेचारी कुछ ना बोलकर आगे बढ़ जाती। रोना आता उसे अपनी हालत पर। सोचती क्या लड़की होना इतना बड़ा पाप है। शुरू से ही सुनैना पर उसकी गंदी नजर थी। जानता था वह कि यह जॉब उसके लिए कितनी मायने रखती है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला उसके सिवाय और कोई नहीं था। पिता की असमय मृत्यु ने घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी।
इसी कारण वक्त बेवक्त सुजीत उसका फायदा उठाता रहता था। उस दिन जानबूझकर सुजीत ने सुनैना को देर रात ऑफिस में रोक लिया था और कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। ऑफिस के चपरासी सुरेश को भी उसने छुट्टी दे दी, लेकिन सुनैना जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर वहां से जाने ही लगी थी कि पीछे से आकर सुजीत ने उसे अपनी बाहों में दबोच लिया और उसे यहाँ वहां छूने लगा। सुजीत सर, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, कहकर सुनैना ताकत लगाकर उसकी पकड़ से निकली ही थी कि फिर से उसने उसे दबोचना चाहा। ये बोलकर कि इसी मौके की तो उसे कब से तलाश थी, लेकिन ऐन वक्त पर वही सुरेश चपरासी वहां पहुंच गया और सुनैना बच गई, वरना तो आज सुजीत उसे नहीं छोड़ता। शायद वह सुरेश भी सुजीत के गंदे इरादे भाप गया था, इसलिए अपना खाने का डब्बा छूट जाने का बहाना कर वापस आ गया और सुनैना की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। मन ही मन सुजीत ने उस सुरेश को हजारों गालियां दी और बेचारे को कामचोर का नाम देकर ऑफिस से निकलवा दिया। लेकिन सुनैना अब सतर्क रहने लगी थी, समय के साथ काम करती और सबके साथ ही निकल जाती। लेकिन सुजीत मौका तलाश रहा था कि किसी तरह उसे अपने जाल में फंसाने का। उस रोज सुजीत ने उसे फोन करके बोला कि कल ऑफिस के काम से उसे उसके साथ दूसरे शहर जाना होगा। वह तैयार रहे, लेकिन वह बहाने बनाने लगी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, और खुशी मनाओ कि तुम्हारा बॉस तुम्हें अपने साथ बाहर ले जा रहा है, वरना तुम जैसी लड़कियों को पूछता कौन है? अजीब तरह से हंसते हुए सुजीत ने कहा। सुजीत उससे तन का सुख चाहता था, ये बात सुनैना समझ गई थी, इसलिए जितना भी हो सकता वह उससे दूर रहने की कोशिश करती। ये भी जानती थी कि सुजीत बहुत ही पावरफुल इंसान है, चाहे तो उसकी जॉब भी छीन सकता है, इसलिए वह उससे पंगा भी नहीं लेना चाहती थी। कभी कभी तो उसका मन होता कि अपनी माँ को सब बता दे, पर इसलिए अपने होठ सी लेती कि जानने के बाद उसकी माँ जीते जी मर जाएगी। जब घर में सब सो जाते तब वह अपनी बेबसी पर रोती। कभी कभी उसका मन करता कि जॉब छोड़ दे, कभी करता कि अपनी जान ही ले ले, पर जब माँ और भाई बहन का ख्याल आता तो अपना इरादा बदल देती। अब सुनैना इसी कोशिश में थी कि कहीं और जगह जॉब मिल जाए तो सुजीत जैसे शैतान का सामना ना करना पड़े। और अब तो उसकी शादी भी होने वाली थी, तो इस बात का उसे डर सताने लगा था कि अगर लड़के वालों को कुछ भनक मिल गई तो क्या होगा। आखिरकार उसे दूसरी जगह जॉब मिल ही गई। कुछ महीने बाद उसकी शादी भी हो गई। जानबूझकर उसने अपना फ़ोन नंबर बदल लिया ताकि भविष्य में कभी सुजीत उसे परेशान ना करे। कहते हैं बीते दुखों और आने वाले सुखों के बीच देहरी भर का फासला होता है, और ये देहरी ढहने नहीं देना चाहती थी। कटी पतंग का आसमान में उड़कर गुम हो जाना उसकी हार नहीं बल्कि जीत है, और सुनैना जीतना चाहती थी। परंतु ये बात सुनैना को नहीं पता थी कि आज सुजीत खुद ही उससे भय खाए हुए है। सुनैना के नाम से ही अब उसे डर लगने लगा है। रात रात भर वह सो नहीं पाता, सोचता है पता नहीं कब सुनैना नाम का यमराज उसके ऊपर बंदूक तानकर खड़ा हो जाए। कोई अनजान व्यक्ति घर में आ जाए या कुरियर वाला कुछ देकर चला जाए तो उसे लगता कि सुनैना ने ही कुछ भेजा होगा। दरवाजे की एक छोटी सी घंटी भी उसका दिल दहला देती। जोर जोर से सांसें भरने लगता सुनैना ही आई होगी। परसों की ही बात है, एक व्यक्ति मनोरमा के हाथ में एक लिफाफा दे गया। सुजीत को लगा कि जरूर सुनैना ने ही कुछ भेजा होगा। मनोरमा के हाथ लग गया तो वह तो गया काम से। कौन है? क्या है इसमें? घबराते हुए उसने पूछा। पता नहीं, लगता है कोई फोटो वोटो है, लिफाफा खोलते हुए मनोरमा बोली। लेकिन जब तक मनोरमा लिफाफा खोल पाती, सुजीत ने उसके हाथ से पैकेट छीन लिया और कहने लगा, ऐसे कैसे बिना जाने ये लिफाफा खोल सकती हो? अरे पागल हो गए हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नहीं खोल सकती मैं यह लिफाफा? डर तो ऐसे रहे हो जैसे इसमें तुम्हारा कोई पुराना राज छिपा हो। मनोरमा की बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वही सुजीत के साथ हो रहा था। हर बात पर उसे डर लगता कि कहीं
वह पकड़ा ना जाए, पुराने राज ना खुल जाए। लेकिन उसने तब राहत की सांस ली जब लिफाफे में कुछ और निकला। जैसे जैसे मीटू का प्रचार गरमाता जा रहा था, सुजीत की दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ था। पल पल वह डर के साए में जी रहा था। कभी सोते सोते जाग जाता, तो कभी बैठे बैठे अचानक उठकर यहाँ वहाँ घूमने लगता। हैरान थी मनोरमा उसके व्यवहार से। सोचती कहीं दिमाग तो फिर नहीं गया इनका। मगर सुजीत के मन की हालत वह क्या जाने भला। वर्षों पहले उसके किए पाप अब उसके गले की हड्डी बन चुके थे। सोचता काश सुनैना मिल जाए और वह अपने किए की उसे माफ़ी मांग ले तो सब ठीक हो जाएगा। कभी सोचता काश बीते पल वापस लौट आए और वह सब सुधार दे। लेकिन क्या बीते पल कभी वापस आए हैं? फिर सोचा क्यों ना खुद जाकर सुनैना से उसके बाद की क्षमा मांग ले। जरूर वह उसे माफ़ कर देगी। आखिर एक स्त्री का दिल बहुत बड़ा होता है। बहुत ढूंढने पर सुनैना का पता उसे मिल ही गया। लेकिन तब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जब उसने सुनैना को उस लॉयर के साथ थाने में प्रवेश करते देखा, उसे लगा जरूर वह उसके खिलाफ ही शोषण का केस करने गई होगी। खड़े खड़े सुजीत को लगा वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ेगा। अगर उस राहगीर ने ना संभाला होता तो सच में गिर ही पड़ता। धन्यवाद भाई, उस बचाने वाले आदमी को धन्यवाद कह सुजीत थाने के आसपास ही चक्कर काटने लगा, ताकि सुनैना निकले तो उससे बात कर सके, अपने किए की माफ़ी मांग सके। मगर कब किस रास्ते से वह निकल गई पता ही नहीं चला। इस तरह उसे हफ्तों बीत गए, पर सुनैना से बात ना हो पाई और ना ही पता लग पाया कि क्यों वह थाने आई थी। लेकिन एक दिन उसे पता चल ही गया कि वह यहाँ अपने भाई की पत्नी की शिकायत पर पैरवी कर रही है। किसी तरह अपने भाई को सज़ा से बचाना चाह रही है और इसलिए वह वकील के साथ थाने आई थी। दरअसल उसकी भाभी ने उसके भाई पर उसे मारने पीटने को लेकर पुलिस में शिकायत कर दी थी, इसलिए वह थाने के चक्कर काट रही थी। सारी बात जानने के बाद सुजीत ने राहत की सांस ली। लगा वह बच गया। तभी उसका फ़ोन घनघना उठा। देखा तो मनोरमा का फ़ोन था। चिल्लाए जा रही थी कि वह कहाँ है और अब तक घर क्यों नहीं आया। जैसे ही सुजीत घर पहुंचा, दानव की तरह मनोरमा उसके सामने खड़ी हो गई और पूछने लगी कि अब तक वह कहाँ था। फिर बताने लगी थी कि गिरीश अंकल फिलहाल तो जमानत पर छूट गए, लेकिन बच नहीं पाएंगे। उनका किया पाप एक ना एक दिन ले ही डूबेगा उन्हें। अब फिर सुजीत को डर सताने लगा। सोचने लगा कि पता नहीं कहीं सुनैना का दिमाग फिर गया तो भले ही सुजीत आज खुद को बचा हुआ समझ रहा है, पर तलवार तो उसकी भी गर्दन पर टंगी है। जो जाने कब गिर जाए। जैसे उल्टी गंगा बही है ना, शायद ही सुजीत बच पाए। जाने कब सुनैना का दिमाग फिर जाए और वह सुजीत के खिलाफ मीटू का केस कर दे। ये बात सुजीत भी अच्छी तरह समझता था और जान रहा था कि अब बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही डर डर कर कटेगी उसकी। भविष्य में उसके साथ क्या होगा नहीं पता। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।